हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या होता है और सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर से सेल जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है। तो आज इसमें हम देखेंगे कि सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि सेल थ्योरी को मानते ही नहीं है ना। क्या पढ़ेंगे आज? एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी ना, यानी कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद। वैसे कौन कौन से जीव हैं जो कि सेल थियरी को नहीं मानते हैं? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वायरस है ना। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। वायरस को क्या कहेंगे हिंदी में? विषाणु। तो वायरस क्या है कि हमारे सेल थ्योरी को नहीं मानता है ना। तो जो वायरस है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक कह सकते हैं कड़ी का काम करता है ना। ये क्या होता है? इन्फेक्शियस पैरासाइट है। क्या है ये? हाईली इन्फेक्शियस पैरासाइट है। हाईली इन्फेक्शियस पैरासाइट। इन्फेक्शियस पैरासाइट का मतलब कर सकते हैं कि संक्रामक परजीवी है। इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक और पैरासाइट मतलब परजीवी। तो इसका खासियत क्या है कि जब ये फ्री रहता है तो ये बिहेव करता है आपको लिविंग थिंग्स की तरह है ना। जब ये इनएक्टिव होता है तो ये बिहेव करता है किसकी तरह? नॉन लिविंग की तरह। नॉन लिविंग। लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल में पहुंच जाता है और इसके अकॉर्डिंग जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है तो ये किस तरह बिहेव करने लगता है? यह बिहेव करने लगता है लिविंग की तरह ना। ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वायरस है वो सिर्फ किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है न्यूक्लिक अम्ल से ना। न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड से। इससे बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली क्या शामिल होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली होते हैं डीएनए एंड आरएनए है ना। डीएनए एंड आरएनए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो बेसिकली डीएनए और आरएनए से बने होते हैं। और इनके चारों ओर क्या होता है? एक प्रोटीन का कवरिंग होता है। देख रहे हैं ना, ये प्रोटीन स्पाइक्स है। क्या है? प्रोटीन स्पाइक्स। इसके अंदर बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं और ये कहलाते हैं प्रोटीन स्पाइक्स। इसके चारों तरफ रहते हैं प्रोटीन स्पाइक्स। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो जीव है ना, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था सेल तक नहीं बन पाया है पूरी तरह से ना। कह सकते हैं कि सेल की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए ये क्या करता है? कोशिका या सेल थ्योरी को नहीं मानता है ना। तो 9th क्लास के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस है जो वो सेल थ्योरी को क्यों नहीं फॉलो करता है। तो आप उसका जवाब समझ गए होंगे। ठीक है। अगला हमारे पास जीव है हमारे पास वायराइड है। इसको क्या कहते हैं? वायरॉइड ना। इसको क्या पढ़ेंगे? वायराइड। तो वायराइड क्या है? ये भी वायरस के समान ही है ना। ये भी वायरस जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है? साइज में वायरस से काफ़ी छोटा है। कैसा है? साइज में वायरस से काफ़ी छोटा होता है ना। साइज में वायरस से काफ़ी छोटा होता है। तो इसमें क्या था? वायरस में क्या होता है? वायरस में हमने देखा था कि वहाँ पे प्रोटीन होता है और यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है। तो वायरस में और वायराइड में क्या अंतर है? साइज का अंतर है। और वायरस में प्रोटीन होता है और इसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ना। हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ठीक। अगला है हमारे पास प्रियॉन
क्या इसको पढ़ते हैं? प्रियॉन ना। तो प्रियॉन क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से का बना होता है। प्रोटीन का बना है। देखिए वायरस में क्या था? प्रोटीन का बना था। वायराइड में क्या था? प्रोटीन उसमें नहीं था। और इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन है, लेकिन अंतर क्या है इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, जो कि वायरस में प्रेजेंट था डीएनए और आरएनए के तौर पर। ये इसमें प्रियॉन में अवेलेबल नहीं होता है। और इससे क्या होता है? प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स में और एनिमल्स में ये न्यूरॉन संबंधी बीमारी पैदा करता है। न्यूरॉन संबंधी मीन्स, है ना, नस संबंधी, क्या करता है? तंत्रिका संबंधी ये बीमारी वो पैदा करता है। कौन? प्रियॉन। तो कोशिका के लेवल से अगर देखा जाए तो इसका साइज़ भी क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। कोशिका अगर लेवल से देखा जाए तो इसका साइज़ बहुत अधिक छोटा होता है। इसलिए भी क्या करता है? कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आरबीसी। क्या है? अगला होता है आरबीसी। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है लगभग। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह का होता है। और ये क्या करता है? ये भी सेल थ्योरी को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि भी क्या है ना, नो न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि आरबीसी भी क्या करता है? सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। हाँ, डजंट फॉलो सेल थ्योरी। ठीक है, तो ये सब कुछ थे, 3 या 4 जो थे वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन थे। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज़ क्या होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी सेल है जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो एक एक करके हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो अधिकतर सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो राउंड शेप का होता है। कैसा होता है? राउंड शेप का। मैक्सिमम, क्या कह सकते हैं इसको? मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतर जो सेल हैं उनका साइज़ कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। लेकिन कुछ सेल का आकार पॉलीगोनल भी हो सकता है। और कुछ सेल का आकार क्यूबाइडल भी हो सकता है। ना, ये पॉलीगोनल मतलब हो गया बहुभुजी। और क्यूबाइडल मीन्स हो गया घनाकार, घन के समान घनाकार। और कुछ के आकार कॉलमनर भी हो सकते हैं। कॉलमनर को हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे स्तंभ जैसा, स्तंभाकार। और कुछ सेल का जो शेप है वो बायोकॉनकेव भी हो सकता है। बायोकॉनकेव, है ना, यानी कि इस तरह के सेल हो सकते हैं। बायोकॉनकेव मीन्स उभयावतल, यानी कि सेल का आकार पॉलीगोनल भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है और बायोकॉनकेव भी हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा सेल है जिसका आकार डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारे पास आरबीसी को देख लेते हैं ना। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? आरबीसी का स्ट्रक्चर बायोकॉनकेव होता है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा इसको साथ में। आरबीसी का आकार कैसा होगा? आरबीसी का
कॉनकेव, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम उसके शेप की बात कर रहे हैं। और अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन का शेप होता है आपको लंबा होता है, लॉन्ग, साथ में थिन भी होता है और साथ में ब्रांच्ड भी। आपने देखा होगा न्यूरॉन का पिक्चर बुक वगैरह में, तो इस तरह का ये शेप होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर शेप साइज कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का शेप साइज होता है आपको कर्व्ड एंड रॉड शेप्ड, कर्व्ड और रॉड शेप्ड, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे कि मतलब कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और इनका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो जब बहुत प्रकार के सेल को देखा गया माइक्रोस्कोप से, है ना, तो बहुत ही अलग अलग क्या साइज़ में देखने को मिला, है ना। तो कुछ सेल साइज़ में बहुत ही छोटे दिखे और कुछ सेल साइज़ में बहुत ही बड़े दिखे। तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि सबसे छोटा सेल का साइज़ कितना होता है ना, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो आपको बोलना है माइकोप्लाज्मा। क्या बताना है, माइकोप्लाज्मा, है ना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। इसका साइज होता है आपको 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 0.0001 मिलीमीटर ना, इतना छोटा है माइकोप्लाज्मा का सेल। अगर हम बात करते हैं आरबीसी, है ना, अगर हम बात करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी के सेल का साइज कितना हो जाएगा, लगभग 7 माइक्रोमीटर। और ये ध्यान रही, रेडियस है आरबीसी का, ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, डायमीटर है। आरबीसी का ये डायमीटर है ना, जो 7 माइक्रोमीटर है वो आरबीसी का डायमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लांट सेल ना, प्लांट सेल का साइज़ कितना होता है, तो प्लांट सेल का साइज़ लगभग कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। तो अगर बात करते हैं हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करते हैं, यानी कि सबसे बड़े सेल का, लार्जेस्ट सेल, है ना, लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का साइज़ कितना होता है, लगभग 1.4 किलोग्राम, लगभग 1.4 kg। और अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो लगभग 15 सेंटीमीटर से लेकर के 15 बाई 13 सेंटीमीटर के आसपास ये होता है ना। और इसका साइज़, सॉरी, इसका वज़न लगभग 1.5 किलो, कितना, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। अगला हम देखते हैं कि अगर इंसान में पूछा जाएगा, इंसान में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन होता है वो स्पर्म को बोलते हैं, स्पर्म ना। स्पर्म कहाँ पाया जाता है, मेल में, है ना। स्पर्म कहाँ पाया जाता है, मेल में। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात कर लिए हैं तो हम लोग को बात करना होगा लार्जेस्ट सेल के बारे में भी। तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है इंसान में, मानव में, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो मोटर न्यूरॉन होता है वो आपको मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। किसमें? मेल एंड फीमेल, है ना। लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए फीमेल में, है ना, कि स्मॉलेस्ट सेल इन, सॉरी स्मॉलेस्ट तो हो गया है हमारा, अभी क्या देखना है? लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट तो हमने देख लिया, अब क्या देखना है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, उसका आंसर हो जाएगा ओवम, जिसको ओवा भी कहते हैं, और हिंदी होता है इसका अंडाणु। ये सिर्फ महिलाओं में, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ किसमें? फीमेल्स में पाया जाता है, और ये मेल्स में, है ना। तो ध्यान देने वाला बात है कि स्मॉलेस्ट सेल अगर मेल की बात करें तो स्पर्म, लार्जेस्ट सेल अगर फीमेल की बात करें तो ओवम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है और इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। आगे की वीडियो में क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, और किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।